नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग समास पढ़ रहे थे। समास के अंतर्गत हम लोगों ने समास का परिचय देख लिया था। अव्ययी भाव समास हम लोग पढ़ चुके थे। समास के कुल मिलाकर 4 भेद थे, जिसमें हमने बताया था कि तत्पुरुष समास जो है उसके 2 अन्य भेद थे, कर्मधारय और कौन सा, कर्मधारय और द्विगु समास। वास्तव में देखा जाए तो कहीं कहीं पर किताबों में ये भी है कि तत्पुरुष समास का ही भाग है द्विगु। सामान्य रूप से समास के कितने भेद हैं? कुल मिलाकर 6 भेद। कौन कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा और बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है। समास का हमने बताया था आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों है, तो बताया था हमने शब्द निर्माण की प्रक्रिया के लिए समास की बहुत अधिक ज़रूरत है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया का क्या मतलब है? हिंदी में जो नए नए शब्दों का सृजन होता है उसके लिए क्या होता है, समास जो है ये जरूरी है। संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन चीज़ों के लिए समास। एक बात और मैं बताऊं आपको, बहुत आसान है। लेकिन ये 5 मिनट की बात नहीं है कि केवल 5 मिनट आप देखिए और समास आपका तैयार हो गया। ये संभव नहीं है कि आप 5 मिनट कोई ट्रिक से केवल समास सीख लें। हाँ, ये है कि अगर आप इन लेक्चर्स को खूब अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, तब आप जाकर अगले 5 मिनट में इसको दोहरा सकते हैं। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आगे चलकर हम इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी आपने देखा है कि ऑफलाइन क्लास में 5 मिनट में समास खत्म हो गया हो? क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? उसका कारण यही है कि सामने जब 300-400 बच्चे बैठे होंगे तो वहाँ हम बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे 5 मिनट में। लेकिन जब कोई नहीं होगा सामने तो क्या होगा, तब आप कुछ भी बोल कर चले जाओ। तो इसीलिए क्लास जो है वो बढ़िया चलनी चाहिए, अच्छे से चलनी चाहिए, और उसका जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार होना चाहिए। हाँ, विस्तार होने के बाद दोहराने के लिए भले ही हम एक अलग से वीडियो बना दें कि आइए 5 मिनट में इसको देख लेते, वो आप तब समझेंगे जब इसे आप पीछे देखे हुए रहेंगे। तो आइए, समास पढ़ रहे थे हम लोग। समास के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, ये सब बात किया था हम लोगों ने, दोनों पद प्रधान। तो अब देखिए आप, अव्ययी जो भाव समास है, अव्ययी भाव, तो उसमें हमने देखा था कि वो 3 तरह से उसका निर्माण होता है। पहला क्या था? पहला था कि अगर कोई अव्यय प्रथम पद अव्यय है तो और द्वितीय पद है तो दोनों पद मिलकर पूरा पद क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। जैसे प्रतिधन 1 है तो क्या बन जाएगा? प्रति 2 है, लग गया अव्यय, और उसके साथ क्या आ गया? 1, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक। प्रतिधन 1 है, क्या बन जाएगा? प्रत्येक। प्रतिधन 1 क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक है। इसी तरह से प्रतिधन दिन है तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। तो ये अव्यय बन गया, संपूर्ण पद अव्यय बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी हम ये नहीं देखते कि प्रतिदिनों लिखा हो। समझे कि नहीं? दूसरी चीज क्या है, दूसरी बात जो हम लोगों ने की थी कि अगर प्रथम पद संज्ञा और द्वितीय पद, उसमें हमने कुछ शब्द आपको बताए थे, उपरांत है, कुशल है, पर्यंत्र है, अर्थ है, इन शब्दों को हमने आपको बताया था, पूर्वक है। अगर ये शब्द पीछे आ गए, प्रथम पद संज्ञा है, तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कितना आसान है आप सोचिए। दूसरा क्या था कि पुनरुक्तिवाचक शब्द। पुनरुक्तिवाचक का मतलब कि एक ही शब्द का दोहराव हो, भागम भाग, हाथों हाथ, गली गली, हमने आपको गिनवाया भी था। और पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने पूरा स्क्रीन पर सब कुछ आपको दिखाई देता है। उतना एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं था, नहीं तो वो लगभग आधे घंटे 45 मिनट का जो भी वीडियो था वो 2 घंटे में बनता। और यही होता है ऑफलाइन क्लासों में, जो हम लोग यहाँ 35 मिनट में पढ़ लेते हैं। आप यकीन मानिए उतना पढ़ने में हम लोगों को कितना समय लग जाता है? 2 घंटा 3 घंटा कम से कम। समझे? तो आइए अब देखते हैं। आज जो है हम लोग अव्ययी भाव बात करते हैं। अव्ययी भाव के बाद क्या हो गया? फिर पढ़ना हमें क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने बात किया था कि द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास में हमने बताया था आपको, जैसे अव्ययी भाव समास में क्या था कि प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद गौड़ होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या है कि प्रथम पद इसमें क्या है? प्रथम पद गौड़ है, द्वितीय पद प्रधान है। तो जो इसके 2 उपभाग हैं, कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु, वो उनका भी क्या होगा? सेम कंडीशन होगी उनके लिए भी कि उनका भी क्या होगा कि द्वितीय पद प्रधान हो और प्रथम पद क्या होगा? गौड़ होगा। बात समझे? तो तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? प्रथम पद इसमें गौड़ होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको हम अन्य तरह से एक देखते हैं। एक हो जाता है इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष
तत्पुरुष। नाम जाने रहिए, कोई बहुत मतलब जानना भी जरूरी नहीं, लेकिन नाम जाने रहिए। बाई चांस एग्जामिनर का मूड हो थोड़ा एग्जाम का लेवल अच्छा सेट करने का, तो वहां फिर समस्या होगी। तो इसीलिए व्याधिकरण तत्पुरुष। और दूसरा क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष। बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए। समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष खूब ध्यान से देखते रहिए। व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? व्याधिकरण तत्पुरुष को हम कारक धारिता तत्पुरुष भी कहते हैं। बस स्पष्ट हो गया होगा आपको। कारक धारिता तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? कारक धारिता तत्पुरुष। मतलब यहां पर जितना हम पढ़ते हैं, कारक, जितने भी कारकों को हम पढ़ते हैं उससे तत्पुरुष। जैसे आप कारक पढ़े होंगे, कारक हम भी यहाँ पर थोड़ा सा परिचय देकर तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तत्पुरुष पढ़ाएं और कारक ना जाने आप तो पढ़ना पढ़ाना क्या होगा? बेकार होगा। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ या अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करने का काम करता है, वही क्या है? कारक। अभी बात करते हैं इसको, पहले इसको समझ लें। कारक धारिता तत्पुरुष समास। कारक धारिता तत्पुरुष समास। कारक धारिता तत्पुरुष समास। अब कारक धारिता तत्पुरुष समास, उसके बाद में क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष। अब इसी में हम लोग, कुछ विद्वान क्या करते हैं कि कर्मधारय इसमें लिखते हैं, कर्मधारय, और कर्मधारय का एक पार्ट बना देते हैं। कौन सा? द्विगु समास। लेकिन आप जाने रहिए कि कर्मधारय और द्विगु दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? समानाधिकरण के अंतर्गत। बात खूब ध्यान से समझिएगा, घबराइएगा मत। बहुत आसान है। जैसे ही हम समाप्त करेंगे, आप इसके जो है, हमारी इच्छा यह है कि आप स्टूडेंट ना रह जाएं। जब हम छात्र बनकर किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें बड़ी कठिन हो जाती हैं, लेकिन जब हम अध्यापक बनकर किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। तो आप हिंदी के मास्टर बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष में कारक धारिता तत्पुरुष कहा जाता है। अर्थात जो भी हम पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष समास, इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास, और उसके बाद में कर्ण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ये जो पढ़ेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये जो हम पढ़ेंगे, जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? व्याधिकरण तत्पुरुष। और कर्मधारय और द्विगु, ये तो आगे वाले लेक्चर में जाएगा। इसके अलावा ये तो हो ही गया, मतलब पहले हम इसको पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे? इसको। इसके बाद में तत्पुरुष समास के उपभेद भी आप नोट कर लीजिएगा। तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के उपभेद, तत्पुरुष समास के उपभेद। देखो, हम यहां कोई फेम के लिए, नाम कमाने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। यहां इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो भी 30 बच्चे, 40 बच्चे 100% उनको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, वो हम ही से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है, ठीक है? उनके लिए लेक्चर है। तो ये आप चाहें तो ठीक है, विस्तार करें, क्योंकि हम लोग बहुत हल्का पढ़कर एग्जाम में पार नहीं पा सकते। एग्जाम अगर पास करना है तो हमें डीप पढ़ना पड़ेगा। और अब धीरे धीरे आने वाली परीक्षाओं में हिंदी में कौन, बताओ आप, हिंदी जो कम पढ़ा रहता है वो भी 20+ कर, 30 क्वेश्चन है तो वो भी 20+ कर देता है। तो आप बताओ, जब इतना हम लोग कमज़ोर रहेंगे, हम भी 20+ करके आएंगे तो सिलेक्शन होगा? क्योंकि वो जनसामान्य की बात हो गई, ठीक है? सब लोग के जो क्वेश्चन सब लोग करते हैं, वहाँ पर हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो वहाँ है कि जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के उपभेद में अलुक तत्पुरुष है नहीं कुछ, ये सब बहुत सामान्य है। अलुक, घबराइएगा मत आप लोग। अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए तत्पुरुष पूछा भी जाता है को, नए तत्पुरुष। और एक बड़ा मजेदार है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप दही बड़ा देखते हो, दही बड़ा, अब दही बड़ा में लोग जान ही नहीं पाते कि यदि कहाँ आया है ये, तो वो मध्य पद तत्पुरुष है। कैसे आएगा? कैसे? मध्य पद लोपी तत्पुरुष, मध्य पद लोपी तत्पुरुष। नोट कर लीजिए आप, मध्य पद लोपी तत्पुरुष, ठीक है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष एक और कौन सा है? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष लिख लीजिए आप, उपपद तत्पुरुष। ये अब ये सब पढ़ेंगे। अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष बहुत आसान है, इसी में आ जाएगा। और नए तत्पुरुष भी और आसान है, ठीक है? मध्य पद लोपी सबसे आसान है। उपपद तो मान लीजिए है ही नहीं, कुछ कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब हम इसको पढ़ लेंगे तब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फिर इसको कर्मधारय एक होगा अलग से, और एक क्या होगा? द्विगु अलग से होगा, ठीक है? तो आइए, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
कारक धारिता तत्पुरुष यहां शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, इसको आगे समझेंगे हम। जहां आप देखिए व्याधिकरण तत्पुरुष कैसा तत्पुरुष है, जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कैसा तत्पुरुष है, व्याधिकरण तत्पुरुष है। ठीक, आप चलिए आप पहले समझ लेते हैं कि कारक है क्या। तो कारक है क्या, पहले इसे समझते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है, उसका संबंध इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। कारक कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होगा, और यही हम लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। कारक हुआ, लिंग हुआ, वचन हुआ, पुरुष हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत देर। संबंध स्थापित होता है उसका एक अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, स्थापित होता है। आप समझाते हैं इसको कैसे स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। और कारक धारिता समास जब इसे हमने कह दिया तो क्या हो जाएगा, कारक पढ़ना आवश्यक, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, आप समझिए, संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ, यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जिस तरह से क्रिया से जुड़ता है उसे भी क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे समझिए, हम कहें राम, बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है, राम रावण मारा, राम रावण मारा। ध्यान से देखिए, अब राम रावण मारा, राम ने रावण, ये आप मत समझिएगा राम रावण देवपुर भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, बस नाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राम रावण मारा, राम ने रावण को मारा, राम रावण मारा। तो यहां पर अगर ने और को लगा दें तब तो इसका अर्थ निकलेगा। अगर केवल यही लिखा रहे कि राम रावण मारा तो यहां क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हो सकता है राम रावण मारा मतलब कोई हो सकता है थर्ड पर्सन आया हो, राम रावण को मारकर चला गया हो, समझ पा रहे हैं कि नहीं। या राम रावण मारा, ये भी हो सकता है कि राम ने रावण को मारा हो या फिर रावण ने राम को मारा हो, मतलब स्पष्ट अर्थ नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम कारक चिन्ह का जैसे ही प्रयोग करेंगे, जैसे राम ने रावण को, अब यहां पर आप देखिए मात्र ने और को लगने से ही इसका अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। ने और को लगने से इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा कारक हुआ, कर्ता कारक। कैसा हुआ, कर्ता। अभी बात करेंगे क्यों कर्ता कारक कह रहे हैं। ठीक है, और रावण को ये कैसा कारक हो गया, कर्म कारक। ठीक है, कैसा हो गया, कर्म कारक। तो अगर कारक ना आए, कारक चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए सेंटेंस में, तो वास्तव में वो केवल शब्दों का समूह होगा, वो वाक्य बन ही नहीं पाएगा कभी। या दूसरे तरह से कहें कि पद और शब्द में यही अंतर है कि जब व्याकरणिक नियमों से शब्द बंध जाते हैं आपस में और उनका एक निश्चित अर्थ होता है, जब व्याकरणिक नियमों से शब्द बंध जाते हैं तो उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा। जैसे यहाँ पर ये शब्द है राम, यहाँ एक ने, यहाँ रावण, यहाँ को, यहाँ मारा, तो ये कितने शब्द हो, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर ये क्या है, पद भी हैं, 1 2 कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 पद हैं। ऐसे भी तो कहा जाता है कि उपरोक्त वाक्य में, ऐसे मान लीजिए इसको हटा दी, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। या मान लीजिए है रेखांकित शब्द का पद, अब राम को रेखांकित कर दिया गया, तो यहां पर हम क्या बताएंगे कि राम क्या है, संज्ञा है, इसका पद परिचय। पद परिचय मतलब क्या है, ये समझ पाए कि नहीं। तो राम ने रावण को मारा, ये क्या हो जाएगा, रेखांकित शब्द पद परिचय। इसको पद कहेंगे। क्यों पद कहेंगे, क्योंकि व्याकरणिक नियमों से बंध चुके हैं। यहां पर अगर मारा पहले होता, रावण बाद में होता, राम बाद में होता, तो क्या होता, तब इसका कोई अर्थ ना निकल रहा होता। क्या होता है, केवल शब्दों का समूह होता। खैर, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम का कि जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। और कारक लगने से ही शब्द जो है वो क्या बनते हैं, इसमें डालो। कारक लगने से ही क्या होता है, शब्द जो है वो क्या बनते हैं, पद बनते हैं। कारक लगने से ही शब्द के, अगर कारक हटा दें तो ये शब्दों का समूह होगा, ये पद नहीं बन पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए
अब देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन से कारक होते हैं देखते हैं इसको। पहला कौन सा है? कर्ता ने। कर्ता ने, कर्ता कारक मतलब उसका विभक्ति परसर्ग क्या है? ने है। कर्ता ने कर्म को करण, दिख रहा है? दिख रहा है, देखो बोर्ड पर। करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से, फिर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान क्या हो जाएगा? संप्रदान को या के लिए, को या के लिए। अपादान से क्या होगा? अपादान से अलग होने के अर्थ में। यहां ये जरूर लिखेंगे। अभी इसको हम एक एक सेंटेंस बनाकर बहुत अच्छे समझाए दे रहे हैं आपको। अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा? अलग होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। अपादान से मतलब क्या हो जाएगा? अलग होने के अर्थ में। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, फिर संबंध क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा का की के। आप जैसा हम कह रहे हैं वैसा नोट कीजिए, समझा रहे हैं। का की के, रा री रे, रा री रे। अधिकरण क्या हो जाएगा? अधिकरण क्या हो जाएगा? में पर, में या फिर पर। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर। और एक कौन बचा? अधिकरण के बाद एक बचा संबोधन। कौन सा? संबोधन। संबोधन क्या हो जाता है? हे अरे आदि, हे अरे आदि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बात समझ में आई है? अब इसको समझते हैं। ये जहां पर ये लग जाता है जिस शब्द के साथ, उस शब्द को ही कर्ता कारक कहेंगे। बात ध्यान दीजिएगा। जैसे राम ने था, तो राम ने ही क्या है? राम क्या है? कर्ता कारक। राम क्या है? कर्ता कारक। ने क्या है? चिन्ह है। कारक क्या है? ये कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है। या फिर ये क्या है? परसर्ग है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया परसर्ग किसे कहते हैं, तो कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं। आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए। कारक चिन्ह है, परसर्ग है। या फिर इसको क्या कहा जाता है? विभक्तियां कहा जाता है। कारक विभक्तियां, विभक्तियां। अब विभक्तियां का मतलब क्या? इसको बोल देते हैं प्रथमा विभक्त, जैसे क्रम है वैसे ही। इसको बोल देते हैं द्वितीया विभक्त, इसको बोल देते हैं तृतीया, इसको चतुर्थ, और इसको पंचम, इसको षष्ठी, और ये सप्तमी विभक्ति, और ये क्या हो जाएगा? अष्टमी विभक्ति। बात समझे कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर कितने हो गए कारक? 8। कुल मिलाकर कारक कितने हुए इसमें? 8। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, असंप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन क्या हो जाएगा? हे अरे आदि, हे अरे। अब इसको समझते हैं कैसे। कर्ता ने क्या हो गया? जहां पर ने कारक विभक्ति आएगी, कारक चिन्ह आएगा, वहां कैसा कारक होगा? जैसे राम ने, रावण को आप समझते हैं जब कर्म के साथ आता है, कर्म कारक, जैसे रावण को, तो वहां पर क्या हो गया? वो कर्म हो गया। करण से, करण ध्यान से समझिएगा, यहां भी से है और यहां भी से है, दोनों में अंतर हम बता रहे हैं आपको। करण से का क्या मतलब हुआ? करण से का मतलब यह हुआ कि किसी की सहायता लेकर, किसी चीज की सहायता लेकर, जैसे राम ने सांप को, राम ने सांप को लाठी से मारा। आप समझिए, राम ने कर्ता कारक हो गया, राम ने सांप को क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। ये सब जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल करेंगे इसको, ठीक है? अगर हम इधर उधर और गए थोड़ा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखिए, राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, फिर उसके बाद में राम ने सांप को लाठी से,
तो से मतलब क्या हो गया, किसकी सहायता से मारा उन्होंने, लाठी से। किससे मारा, लाठी से। किससे मारा, लाठी से मारा या लाठी के द्वारा मारा। बात समझे, चाहे से आए चाहे के द्वारा आए। क्या करण का मतलब होता है किसी चीज की सहायता लेकर। जैसे राम मोटरसाइकिल से इलाहाबाद गया, प्रयागराज गया। राम मोटरसाइकिल से प्रयागराज गया, समझे कि नहीं। राम मोटरसाइकिल से अयोध्या गया। राम मुखर्जी नगर और राम मोटरसाइकिल से मुखर्जी नगर पहुंचा। समझ पाए कि नहीं। महाराणा प्रताप घोड़े से हल्दी घाटी का युद्ध लड़े। तो घोड़े से मतलब क्या हो गया, घोड़े मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिया, नहीं कि घोड़े से वो लड़ गए, घोड़े पकड़ा और लड़ गए घोड़े से। घोड़े से का मतलब यह हुआ कि घोड़े को उसने किस रूप में लिया, अपने सहायक के रूप में लिया, अपनी सहायता के रूप में। तो जहां पर इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे वो से या के द्वारा क्या होगा, करण कारक होगा। बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए संप्रदान क्या हो जाएगा, दान मतलब क्या, देना। दान मतलब क्या, देना, किसी चीज को देना, किसी चीज को, वो क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर जहां पर देने का भाव आ रहा है वहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान। कौन सा कारक हो, जैसे माता जी भिखारी को भिक्षा देती हैं। माता जी भिखारी को भिक्षा देती हैं, तो यहां पर क्या हो गया, भिखारी को देने आया कि नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, को। समझे कि नहीं। जहां पर देने का बोध होगा कौन सा हो जाएगा, वहां पर संप्रदान हो जाएगा। जहां पर भी अगर कुछ दे रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान। बात समझे। इसमें और देखते हैं एग्जाम्पल। राम के हित के लिए लक्ष्मण, राम हित के लिए लक्ष्मण कहां गए, वन गए। तो यहां पर उनके लिए मतलब क्या हो गया, संप्रदान। या जहां पर भी देने का कुछ भाव आ रहा है वो क्या हो जाएगा, माता जी ने भिखारी को भिक्षा दी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, के लिए मतलब तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, क्या हो गया पर, संप्रदान। ठीक है। अपादान क्या हो जाएगा, अब यहां से है और उसके बाद में अलग होने, इसको हम बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके करेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक सेपरेट क्लास में। अभी केवल इतना समझ लें कि यहां हमारा काम चल जाए। ठीक है। संप्रदान क्या हो, अपादान क्या हो जाएगा, से या अलग होने के अर्थ में, या हालांकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। से क्या हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा था कि राम मोटरसाइकिल से इलाहाबाद गया। अब राम मोटरसाइकिल से इलाहाबाद गया तो वो मोटरसाइकिल को किस रूप में ले रहा था, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इंस्ट्रूमेंट के रूप में मतलब अपनी सहायता के रूप में मोटरसाइकिल से गया। अब हम कहें कि राम मोटरसाइकिल से गिर गया, राम मोटरसाइकिल से गिर गया, तो यहां पर क्या हुआ, मोटरसाइकिल से गिरा मतलब कि मोटरसाइकिल से उसका विच्छेद हो गया, है कि नहीं। तो यहां पर जो से आया वो किस अर्थ में आया, अलग होने के अर्थ में। बात समझे कि नहीं। जहां पर अलगाव का अर्थ होगा वहां पर से। जैसे महाराणा प्रताप, या कुछ और नाम ले लेते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि वो घोड़े से गिर ही नहीं सकते, है कि नहीं। और वो भी उनका घोड़ा कौन, चेतक, है नहीं कि जो तनिक हवा से बाग हिली। जो तनिक हवा से बाग मतलब जो वो क्या बोलते हैं, डोरी थी, वो अगर जरा सा भी हिल जाए तो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, चलता नहीं था, क्या होता था, उड़ जाता था। और राणा की पुतली मतलब ये जो काला काला दिख रहा है, राणा की पुतली फिरी मतलब घूमी नहीं, और तब तक चेतक मुड़ जाता। राणा जब तक देखते नहीं थे कि हमें इधर मुड़ना है, तब तक चेतक गन से घूमकर उधर चला जाता था। तो उनको कहना कि महाराणा प्रताप घोड़े से गिर गए ये अच्छी बात नहीं है, और ना हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कौन गिरा घोड़े से, राहुल गिर गया घोड़े से। कौन गिरा, राहुल। अगर हम कहें कि राहुल घोड़े से दिल्ली गया, राहुल घोड़े से दिल्ली गया, तो इसका मतलब कौन कारक, करण कारक हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि राहुल घोड़े से गिर गया, तो इसका मतलब घोड़े पर बैठा था और उसके बाद में गिर गया नीचे। राहुल घोड़ी से नीचे गिर गया। जैसे बहुत लोग होता नहीं, शादी वादी में घोड़ी डांस करवाने लगते हैं दूल्हे के साथ, तो गिर जाते हैं। कई वीडियो वायरल हुई होगी, आप लोग देखे होंगे। तो वहां पर जो घोड़ी से बारात गए, मतलब क्या है कि वो घोड़ी को इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिए और उससे बारात पहुंचे, वो घोड़ी ने उनकी सहायता की। लेकिन बारात में घोड़ी से गिर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि घोड़ी से उनका क्या हो गया, अलगाव हो गया। अब आते हैं संबंध। समझ में आ रहा है ना, संबंध आते हैं। आप संबंध में क्या होगा, संबंध का मतलब क्या हो जाएगा, का की के रारी रे। क्या हो जाएगा, का की के रारी रे। अब यहां पर का की के रारी रे, अब इसको समझिए कैसे। जैसे राम का भाई, राम का भाई संबंध है कि नहीं,
राम का भाई, राम की बहन, सीता की बहन, राम के ससुर। तो मतलब क्या हो गया, राम की सास। तो काकी क्या आ रहा है कि मतलब वो कैसा कारक है, संबंध कारक। कैसा कारक है, संबंध कारक। कैसा कारक है, संबंध कारक। राम की सास। अच्छा अब रारी रे कहां पर आएगा, रारी रे कहां पर आएगा बताओ, सोचिए एक मिनट के लिए। लोग पढ़ लेते हैं इसे लेकिन ध्यान नहीं देते, है कि नहीं, आप लोग भी नहीं दिए होंगे। अब देखिए रारी रे कहां पर आएगा, रारी रे सर्वनाम के साथ आता है। जैसे तुम है तुम, तो उसके साथ तुम्हारा भाई क्या हो जाता है, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा या मेरी बहन, मेरा भाई, रारी रे आ गया। क्या हो गया, कैसा कारक हो गया, संबंध कारक। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्दों के साथ जब कारक का प्रयोग होता है तो वह अलग रहता है। जैसा राम का, तो राम का मतलब ये नहीं कि राम के साथ साथ उसी एक ही सिरोरेखा के साथ राम का लिख गया दिया गया हो। मतलब समझिए ये, जैसे राम का अगर हम कह रहे हैं तो ये नहीं कभी लिखा जाएगा राम का, क्या होगा, ये हमेशा अलग रहेगा। जब कारक पढ़ेंगे डिटेल में तो बताएंगे। राम का, तो इसको, और सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह लग जाते हैं, उसी के साथ लग जाते हैं, मतलब उसी के साथ मिल जाते हैं, एक ही सिरोरेखा में रहते हैं। जैसे तुमको, कभी देखो कि तुम अलग लिखा हो, को अलग लिखा हो, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरी, सब क्या हो जाए, एक साथ लगे होते हैं। मैं से बना मेरी, तो अभी क्या हो जाता है, एक साथ लग जाते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं कारक के साथ एक ही सिरोरेखा से जुड़े होते हैं, और जो संज्ञा शब्द होते हैं वो कारक के साथ अलग अलग सिरोरेखा से रहते हैं साथ। तो संबंध कारक समझ में आया ना समझ में। अब अधिकरण देख लीजिए। अधिकरण मतलब जहां पर किसी का अधिकार होना पाया जाए वो कैसा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। कैसा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे छत पर बंदर है, छत पर बंदर है, छत पर बंदरिया है। कहने का मतलब यह है कि छत पर बंदर बंदरिया ही नहीं रहते, आदमी भी शाम को चढ़ते हैं। कहने का मतलब केवल इतना है कि वहां पर बंदर का होना पाया जाता है। छत पर बंदर है का क्या मतलब हुआ, वहां पर बंदर का होना पाया जा रहा है। जहां पर किसी चीज का होना पाया जाए वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। जैसे छत पर बंदर है, छत पर राम है, घर पर श्याम है। समझ पाए, जहां पर इस तरह जाएगा कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण का। मैं देख लीजिए, जैसे घर में राम है, घर में कुल्हाड़ी है, घर में ये है, तो ये क्या हो जाएगा, समझ पाए कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति का होना पाया जाए वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कारक, क्यों, ठीक है। अब देखिए संबोधन कारक। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग बताया कीजिए कि कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ पर अच्छा चल रहा है। और वीडियो लेंदी होने से ना डरें कि बड़ी वीडियो देखना है, बड़ा लेक्चर देखना है। 1 घंटा तो आप कोचिंग में नहीं पढ़ते, तो 1 घंटा घर पर बैठकर मोबाइल में देख लोगे तो कौन बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कोचिंग में नहीं, हमारी आदत है ऑफलाइन क्लास जब भी पढ़ाता हूँ तो अगर 1 घंटे क्लास है तो 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट हो जाता है हमारा अपने आप। और तब क्या होता है कि बाहर हमारे लिए दूध भेज दिए जाते हैं कि इनको बाहर निकालो, ये अपने मन से निकलेंगे नहीं, भूले हुए हैं, ठीक है। तो बाहर खड़े दूध जब आ जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम 10-5 मिनट ज़्यादा हो गए। हम घड़ी देख कर क्लास में जाते हैं कि अगर 5 मिनट देर से घुसे हैं तो हम 10 मिनट ज़्यादा लेंगे, समझे कि नहीं। कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है कि उसको जैसे कम पढ़ाना हो तब आत्मसंतुष्टि नहीं होती। एक क्वेश्चन आपका आ जाए कि वो मतलब बहुत, और हम ना पढ़ाए हों, मान लीजिए हम समास पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जो हम ना पढ़ाए हों, हम पढ़ाए हों सब कुछ, ना आया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम ना पढ़ाए हों वो आ गया हो तो कहीं ना कहीं हमारे पठन पाठन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वो हमारे पठन पाठन पर प्रश्न चिन्ह लगा, हमें सोचना पड़ता है कि मतलब एक क्वेश्चन के कारण मेरे कारण वो बच्चा असफल हो गया, जबकि हम उस चीज़ को जान रहे थे, हम क्लास में नहीं बताए। तो समझे। तो अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकता, और किसी के साथ भी कर सकता हूँ, अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकता। अब संबोधन कारक कुछ नहीं है, हे अरे आदि। जैसे जब हम हे कहते हैं, अरे कहते हैं, आदि कहते हैं, तो ये क्या, हे अरे बोलते हैं, हो बोलते हैं, तो ये सब क्या है, संबोधन कारक, ठीक है। अब जो यहाँ पर होगा, अब इसको समझिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी तो कर्ता कारक को हटा देंगे और संबोधन कारक को हटा देंगे। मतलब यहाँ पर कौन कौन चिन्ह प्रयोग करेंगे, को होगा, करण होगा, तत्पुरुष होगा, सॉरी संप्रदान होगा, अपादान, संबंध और अधिकरण। मतलब ये 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 कारकों के आधार पर कारक धारिता तत्पुरुष समास बना है। आप समझो कैसे।
कर्म तत्पुरुष समास, इसे क्या बोलेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। इसे क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष समास। इसे क्या बोलेंगे? संप्रदान, जहां पर ये चिन्ह मिल जाएंगे, ये चिन्ह मिल जाएंगे, ये चिन्ह मिल गया, ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये चिन्ह मिल गया, क्या बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? अपादान तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए आप। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ना नोट किए हो तो। लेकिन एक चीज़ भाई बता दें आपको, स्क्रीनशॉट वाट सब उसी में रह जाता है, वो कुछ बनता नहीं है उसका। और अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आप बहुत बेहतर पढ़ेंगे। आइए, कारक धारिता समास या तत्पुरुष समास या व्याधिकरण समास पढ़ना शुरू किया जाए। समास का निर्णय, एक बात और स्पष्ट कर दें हम, समास का निर्णय हमेशा किससे करते हैं? समास विग्रह। समास का निर्णय हमेशा किससे करेंगे? समास विग्रह से। अब देखिए, एक एग्जांपल से पहले हम आपको समझा दें, फिर इसको पढ़ा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। अब एक इसका विग्रह हम कर रहे हैं, एक विग्रह इसका हम कर रहे हैं, कवि है जो श्रेष्ठ। और दूसरा विग्रह इसका हम कर रहे हैं, कवियों में श्रेष्ठ। अब देखिए, कवि है जो श्रेष्ठ है, जो इस तरह से जहां पर शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या होता है? कर्मधारय। अभी पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे। यहां कवियों में श्रेष्ठ, यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा और यहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। यहां पर देखो, विशेषण विशेष का भी तो संबंध है। कवि क्या है? विशेष से है, और श्रेष्ठ क्या है? उसका विशेषण है। कवि की विशेषता तो श्रेष्ठ बता रहा है, तो कवि क्या है? विशेष से है, सब बताएंगे आगे अभी हम। और श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। तो कवि है जो श्रेष्ठ, कैसा समास, कैसा समास है ये? कैसा समास विग्रह है ये? किसका समास का विग्रह है? तो ये है कर्मधारय, और ये किसका है? तत्पुरुष का, कवियों में श्रेष्ठ। तो बस देखें अंतर, आप समझाने कहने का मतलब ये था कि दोनों में, देखिए आप, दोनों में शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका समास विग्रह जो हुआ है, समास विग्रह के आधार पर अलग अलग समास हो गए। प्रश्न ये आप पूछ सकते हैं कि आप सर बताइए, जब अगर कर्मधारय भी हो इसमें और कौन हो? तत्पुरुष भी हो, तो कौन होगा? तब आप कौन लगाएंगे? तब कर्मधारय लगा दीजिएगा। कौन सा? कर्मधारय। क्यों कर्मधारय? क्योंकि तत्पुरुष का एक स्पेशल पार्ट है कर्मधारय, और उसी की विशेषता है ये, ठीक है। तो तब आप कर्मधारय लगा लीजिएगा। लेकिन अगर ये व्याख्या, ये समास विग्रह करके, समास उपरोक्त समास विग्रह में कौन सा समास है, तब आप बताएं, तब क्या होगा? तब दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत क्या होगी? तब वहाँ पर कवि श्रेष्ठ बनाकर हम उसको कर्मधारय नहीं बताएंगे, तब वहाँ तत्पुरुष बताएंगे। अगर ये कहा गया उपरोक्त समास विग्रह में कौन सा समास है? कवियों में श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा? कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कैसा समास होगा? तत्पुरुष समास। आइए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, कारक धारिता समास इसको कहते हैं। का व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद, क्योंकि अभी हम बताए थे। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हो जाएंगे? 6। व्याधिकरण तत्पुरुष के इसको व्याधिकरण बोलिएगा। अगर व्याधिकरण बोल दिए तो गलत बोले हम, ठीक है। व्याधिकरण बोलिएगा। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। इसको कारक धारिता समास भी कहते हैं। इसको कौन सा समास कहते हैं? कारक धारिता समास भी कहते हैं। आप चलिए इसको एक एक। अब पहला कौन सा हो जाएगा? जो आप नोट किए थे वहां पर, कर्म को नोट किए थे ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता हो ही नहीं सकता, संबोधन है ही नहीं, दोनों हटा देंगे ऊपर नीचे, एक ऊपर का एक नीचे का, तो क्या हो जाएगा? पहला कौन हो जाएगा? कर्म को, अर्थात कौन? कर्म तत्पुरुष समास। तो वैसे ही क्रम से शुरू कर रहे हैं, या आपको अगर दिक्कत हो तो हम उधर लिख भी सकते हैं
लेकिन आप जाने रहिए क्या करने के लिए लिखें, तो अभी हम नोट किए ही हैं तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं, कारक धारता। अब इसमें पहला शुरू करते हैं, पहला अब इसमें शुरू करते हैं, कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। अब देखिए भैया, कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सुख प्राप्त, तो सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त, जैसे मान लीजिए पहला क्या लिखा हुआ है, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्त, को प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही और एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, प्रेम प्राप्त, प्रेम को प्राप्त। अब देखिए वही फिर हम लोग टेक्निक अपनाएंगे, आप स्क्रीन पर देखिए, इधर स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पर सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रेम प्राप्त, प्रेम को प्राप्त, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, जातिगत, जाति को गत, गत मतलब गया हुआ, जातिगत, जाति को कहते हैं जातिगत बात मत कीजिए, तो जाति को गया हुआ मतलब जो जाति पर चला जाए, जाति को गया हुआ या जाति को गत, प्राणगत मतलब प्राण को गत या गया हुआ, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, ठीक है। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्तिजनक क्या हो जाएगा, आपत्ति को जन्म देने वाला। इसी तरह से हस्तगत, हस्त को गत मतलब गया हुआ। इसी तरह से व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत, इस तरह से, ठीक है। कालातीत, काल को अतीत, कालातीत मतलब काल को अतीत, मतलब अतीत मतलब परे, ठीक है। इसी तरह से ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़। इसी तरह से कमर तोड़, वो कहते नहीं कमर तोड़ मेहनत करो ताकि आप सफल हो पाओ, कमर को तोड़ने वाला मतलब ऐसी मेहनत करो कि कमर टूट जाए, मतलब पढ़ते पढ़ते कमर तोड़। इसी तरह से दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़। इसी तरह से कनपटी तोड़, कनपटी को तोड़ने वाला। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से दुखप्रद, दुखप्रद मतलब दुख को देने वाला। इसी तरह से सुखप्रद, सुख को देने वाला। तो ये सब शब्द आप देखिएगा। नरभक्षी, नरभक्षी मतलब क्या हो जाएगा, नरों को भक्षित करने वाला। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। धरणीधर, धरणी को धारण करने वाला। धरणीधर क्या हो जाएगा, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अच्छा यहाँ पर अब चक्रधर तो है ही, चक्र को धारण करने वाला, लेकिन चक्र को धारण करने वाला जब हम कहेंगे और बहुव्रीहि समास भी वहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, तब बहुव्रीहि हो जाएगा। क्यों बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि तब ये विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक के बारे में बता रहा है, यूनिक के बारे में बता रहा है। आगे चर्चा करेंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि बाकी जो समास हैं वो संरचना प्रधान है, बाकी समास कंस्ट्रक्शन प्रधान है, मतलब उनका निर्माण किस तरह से हुआ संरचना प्रधान है। लेकिन जो बहुव्रीहि समास है वो अर्थ प्रधान है। कैसा प्रधान है, अर्थ प्रधान। और अर्थ तत्व जो है ये व्याकरण की प्राण है, अर्थ तत्व जो है ये व्याकरण का प्राण है। तो अर्थ मतलब उसको ज़्यादा महत्व दें, कहने का मतलब यह सीधी सी बात आप जानिए कि उसको ज़्यादा महत्व। अब ये बातें नहीं समझ में आई आपको कि हम जो बोल रहे हैं, तो आप इतना जानिए कि जब कभी बहुव्रीहि समास आप होगा, आपको लगे कि चक्रधर है, चक्र को धारण करने वाला, वहाँ पर तत्पुरुष भी आ गया, बहुव्रीहि आ गया, तो आप बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे, ठीक है, सीधी सी बात। इसी तरह से विषधर, विष को धारण करने वाला। सर्वभक्षी, सर्व को भक्षित करने वाला। इसी तरह से वेदज्ञ, वेद को जानने वाला। ये शब्द जो होंगे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कर्म कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। और देखते हैं इसमें, रोगातुर, रोग को आतुर। दुखापन्न, दुख को आपन्न। स्थानापन्न, स्थान को आपन्न। मनोहर, मन को हरने वाला या मन को हरण करने वाला। हसोन्मुख, हास को उन्मुख। इसी तरह से दुख हर, दुख को हरने वाला। संकटापन्न, संकट से उस संकट को आपन्न, आपन्न मतलब प्राप्त। मरणातुर, मरण को आतुर, आतुर मतलब उतावला, मरण को आतुर। इस तरह से क्या हो जाएंगे, गगन, कहते नहीं गगन चुंबी इमारत बनी है, तो गगन को चूमने वाली इमारत बनी है, गगन चुंबी, ठीक है। जेब कतरा, जेब कतरा क्या, जेब को कतरने वाला, क्या हो जाएगा, जेब को कतरने वाला। तर्क संगत, तर्क को संगत। दिवाकर, दिवा को करने वाला। अब फिर बहुव्रीहि आ गया और तत्पुरुष आ गया,
तो कौन हो जाएगा? बहुब्री होगा। दिवाकर मतलब दिवाकर, दिवाकर कौन? एक ही है, सूर्य के 4 सेठों हैं तो तारे बहुत लेकिन जो हमारे सौरमंडल में है वो क्या है? एक ही है। तो बात समझे कि नहीं? अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, अब बताइए आप कि करण तत्पुरुष समास में क्या आएगा? करण तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, यहाँ इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेंगे। इसमें कारक चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग होता है। से या के द्वारा का प्रयोग होता है। अब जैसे इसको समझते हैं कैसे, ठीक है? और इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात भी है, वो भी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप समास आपको समझ में नहीं आ रहा है और समास से पीड़ित हो गए आप, समास से पीड़ित, कहते भैया समास से पीड़ित हो गए, समास तो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा, हालांकि आ रहा होगा, ऐसा ना कहिएगा। तो क्या हो जाएगा? समास पीड़ित। क्या हो जाएगा? समास पीड़ित। समास पीड़ित क्या हो जाएगा? समास पीड़ित। अब इसका मतलब क्या हो गया? समास से पीड़ित। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? समास से पीड़ित। समास से पीड़ित। समास से पीड़ित, ठीक है? फिर स्क्रीन देखिए, आप लोग बोल रहे हैं हम। अकाल पीड़ित क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित। गुण युक्त, गुण से युक्त। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, ठीक है? ऋणग्रस्त, तो ऋणग्रस्त मतलब ऋण से ग्रस्त, किसके द्वारा ग्रस्त? ऋणग्रस्त। शरीर इसी तरह से हो गया। और इसमें ज्ञान मंडित मतलब ज्ञान से मंडित। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। प्रेमबद्ध, प्रेम से बद्ध, बद्ध मतलब बंधा हुआ। चिंता व्याकुल, चिंता से व्याकुल। मदांध, मद से अंधा। धनांध, धन से अंधा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए है धनांध, धनांध, या फिर है मदांध, मदांध, या फिर है मोहांध, मोहांध। तो ये जो मोहांध, अब यहाँ देखो धनांध जो है, मदांध जो ये क्या है? मदांध। मदांध जो है और मोहांध जो है, ये सब क्या है? सब के सब कौन है? मोह से अंधा, धन से अंधा। मतलब यहाँ पर वो कारण बन रहे हैं, कारक बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। जैसे धन से अंधा मतलब धन के कारण बन हैं, समझे? तो मतलब ये कारण बन रहे हैं। मोहान मतलब मोह से अंधा, किसके कारण? मोह से, मतलब मोह को इंस्ट्रूमेंट के रूप में ले रहे हैं, उसको सहायता के रूप में ले रहे हैं अंधे होने के लिए। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर यहीं पर ये आता, ध्यान देने वाली बात है, यही सब गलती हम लोग करके चले आते हैं। जन्मांध, यही आता जन्मांध, या ऐसे लिखा हो जन्मांध। अब जन्मांध क्या, जन्मांध क्या हो जाएगा? जन्मांध क्या हो जाएगा? अब ये भी होगा जन्म से अंधा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जन्मांध जो है वो करण तत्पुरुष समास नहीं होगा। वहां पर जन्मांध मतलब जन्म से ही उसकी रोशनी का उससे अलगाव हो रहा है, उसके आंखों की रोशनी का उससे क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। इसीलिए क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। बात समझे कि नहीं? कौन कौन समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास, आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये कंफ्यूज मत है। धनांध ये सब तो कारण बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं इसके होने के लिए, लेकिन यहां पर ये कारण नहीं बन रहा है। बात समझे कि नहीं? यहां पर ये कारण नहीं बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होगा? संप्रदान का अर्थ हम बताए थे आपको कि यहाँ पर कुछ देने के अर्थ में होता है संप्रदान। दान मतलब क्या होता है? देना। तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान में जो कारक विभक्त होगी वो को होगी या फिर क्या होगी? के लिए होगी। को या फिर के लिए, को या फिर के लिए, ठीक है? अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा है रसोई घर, रसोई घर। अब समझिए, रसोई घर मतलब क्या? रसोई के लिए घर, अर्थात ऐसा घर जहां पर खाना बनता है। रसोई के लिए घर। कौन सा? अभी समास विग्रह हो गया इसका। कौन सा समास विग्रह के आधार पर के लिए चिन्ह आया? क्या कहेंगे हम? संप्रदान। गौशाला क्या हो जाएगा? गोशाला। गोशाला क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला। क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला। गाय के लिए शाला मतलब, गाय के लिए शाला मतलब गाय के लिए रहने वाला घर। रसोई घर हो ही गया। इसी तरह से स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है? बाथरूम जिसको हम लोग कहते हैं, बाथ के लिए रूम जो होता है उसे क्या कहते हैं? बाथरूम, ठीक है? धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पशुशाला, स्क्रीन देखते रहिए आप लोग, स्क्रीन पर सारी चीजें आ रही हैं। पशुशाला, व्यायामशाला, घुड़शाला, गृहस्थशाला, गृहस्थों के लिए, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम,
गृहस्थाश्रम। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हमने गृहस्थाश्रम। अब ये क्या बना है, गृहस्थ और आश्रम से मिलकर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। गृहस्थ था में आ है और आश्रम बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ बना देंगे, क्या हो जाएगा गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थ के लिए आश्रम। इसी तरह से प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, रसायनशाला, रसायन के लिए शाला। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से उसके बाद में अंध विद्यालय, अंधों के लिए विद्यालय, विद्यालय खर्च, लोकसभा क्या हो जाएगा, लोक के लिए सभा, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। समझ रहे नहीं, शपथ पत्र क्या हो जाएगा, शपथ पत्र, राज्यसभा, राज्य के लिए सभा, या समझ रहे हैं। इसी तरह से रणभूमि, रण के लिए भूमि। इसी तरह से कारागृह, कारा के लिए मतलब कारावास के लिए गृह। पौधशाला, पौधों के लिए शाला। बात समझ रहे कि नहीं। और इसमें देखें मेज पोष, मेज के लिए पोष, पोष मतलब क्या होता है, वस्त्र। पोष मतलब क्या होता है, वस्त्र। मेज के लिए पोष क्या हो जाएगा, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। पुण्यदान मतलब पुण्य के लिए दान। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, अर्थात हाथ के लिए कड़ी। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए अटन। भ्रमण, अटन मतलब क्या था, भ्रमण। भिक्षा के लिए अटन। सचिवालय, सचिवों के लिए आलय। सचिवालय मतलब सचिवों के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। के लिए या को शब्द जहां पर आते हैं वहां पर कौन सा होता है, संप्रदान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। बहुत आसान है भाई, आप केवल बस कितना तैयार कर लीजिएगा, जो इसके अपादान तत्पुरुष समास, जो इसके कारक चिन्ह है वही याद कर लीजिए। अपादान में क्या होगा, अलग होने के अर्थ में। अब अलग होने के अर्थ में जैसे ऋण मुक्त। अब देखिए यहाँ पर ऋण मुक्त, ऋण मुक्त मतलब क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त क्या होगा, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त मतलब किससे मुक्ति मिली, लगाओ किससे हुआ, ऋण से, क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त। इसी तरह से जाति भ्रष्ट, जाति से जो भ्रष्ट है उसे क्या बोलते हैं, जाति भ्रष्ट। इसी तरह से लक्ष्य भ्रष्ट क्या हो जाएगा, लक्ष्य से भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट क्या हो जाएगा, लक्ष्य से भ्रष्ट। इसी तरह से गुणहीन, गुण से हीन। इसी तरह से नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट मतलब यहाँ धर्म के द्वारा भ्रष्ट नहीं है, वो धर्म से भ्रष्ट मतलब जो धर्म से अलगाव हो गया हो उसको बोलेंगे। ज्ञान भ्रष्ट, ज्ञान से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन। बंधुहीन, बंधुओं से हीन। धर्मच्युत, च्युत मतलब होता है हटाना, तो धर्म से हटना या हटाना। धर्म से हटना क्या हो जाएगा, धर्मच्युत। मार्गच्युत, मार्गच्युत मतलब मार्ग से हट जाना, वहां से अलगाव हो जाना, मार्गच्युत। इस तरह से कर्मच्युत, कर्म से च्युत हो जाना, अर्थात कर्म से अलग हो जाना। जैसे तमाम लोगों को आप देखते होंगे कि इस समय वो पूरा लॉकडाउन का उपयोग कर रहे हैं किस काम में, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जिंदा हैं, सारा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ खत्म है, क्या नहीं है। और जो उनको नहीं करना है उसी बात पर बात करेंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बाहर निकलकर लोगों की मदद करें। जहां पर बेड खाली हो उसको सूचित कराएं। जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे आप उपलब्ध करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, या तो वो करें आप, और या फिर आप घर पर बैठकर पढ़ें। कम से कम कुछ तो काम करें। कुछ लोग ना घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, ना वो बाहर जाकर ही लोगों की मदद। इस समय वास्तव में लोगों की आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप घर पर ही रहिए, क्योंकि इतने डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं, पुलिस वाले बेचारे लगे हुए हैं दिनों रात, इसीलिए कि हम लोग बाहर। अब सोच, जहां पर मास्क लगाने के लिए भी लाठी डंडा का उपयोग करना पड़ता है। और जानते हैं कि हवा जहरीली है और जहरीली हवा से मृत्यु हो सकती है। जानते हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और उससे हमारी मृत्यु हो सकती है, ये भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग, तो खुदा ना खास्ता किसी को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर पर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बचाव करना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। ऋण मुक्त क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। पठन पाठन कर्म जो है अपना हमेशा करते रहिए। कर्म क्या करते रहिए, जैसे मान लीजिए आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो उससे आप उम्मीद करेंगे कि इसमें आम का फल चुएगा, खाएंगे, संभव है, कभी नहीं। जब आप आम का वृक्ष लगाएंगे तभी आपको आम मिलेगा। जब आप पुष्प का वृक्ष लगाएंगे तभी आपको पुष्प मिलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ बो रहे हैं तो निश्चित है उससे आपको कांटे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। और अगर आपको उससे पुष्प मिल गए तो ये विधि विधान और विधाता तीनों के अगेंस्ट होगी बात, है कि नहीं।
जो नियम बन चुका है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये क्या होगा, विधि विधान और विधाता, विधाता अर्थात ईश्वर के भी खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा है उसको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ प्रयास करने पर भी अगर कुछ ना मिले तो ये मानिए कि कुछ सर्वश्रेष्ठ आने वाला है आपके पास, उससे हताश निराश नहीं होना है। और जो बहुत बढ़िया पठन पाठन करते हैं उनको आत्मसंतुष्ट भी रहती है, नौकरी भले ही ना मिले लेकिन आत्मसंतुष्ट बहुत रहती है कि हमने अपना 100% दिया। और जो लोग बढ़िया पठन पाठन नहीं करते, मोबाइल से बात करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके मन में भी रहता है कि हमने 100% अपना एफर्ट नहीं किया, नहीं तो हम जरूर सफल होते हैं। तो ये हो चुका। अब आइए देखते हैं इसमें। अच्छा, जो एक बात बताई थी इसमें याद रखना कि मोहांध में मोह से अंधा है वो क्या है, कर्ण तत्पुरुष, और जन्मांध है तो वो क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा, क्योंकि जन्म से उसकी रोशनी का लगा हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा वो अपादान तत्पुरुष। जन्मांध क्या है, अपादान, लेकिन मोहांध क्या है, वो है करण तत्पुरुष, ठीक है। आइए अब देखते हैं। आइए देखते संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का क्या होता था चिन्ह, आप जानते हैं, कारक चिन्ह का, की, के और रा री रे, रा री रे, काकी के रा री रे। आइए इसमें देखते हैं। जैसे विश्वास पात्र, एक शब्द है विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, विश्वास पात्र मतलब विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र मतलब विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र मतलब क्या हो जाएगा, विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र क्या हो जाएगा, विश्वास का पात्र। विश्वास पात्र क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये समास विग्रह हो गया, ये इसका समास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर का आया है और संबंध है किसमें, विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, इसलिए इसको बोलते हैं। जैसे शिक्षा पद्धति, तो शिक्षा की पद्धति, शिक्षा पद्धति, अब देखते रहिए स्क्रीन आप लोग। शिक्षा पद्धति क्या हो जाएगा, शिक्षा की पद्धति। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, दंड और मृत्यु में क्या, का दंड, मृत्यु का दंड। भूकंप, भू का कंप, कंप मतलब कांपना। अश्वमेध, अश्वमेध मतलब अश्व का मेध, हमें ना हवन करना। इसी तरह से राजभाषा, राज की भाषा, राजभाषा में कौन समास हुआ है, संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरह से भूपति, भू का पति। इसी तरह से आम सभा, आम लोगों की सभा। इसी तरह से सेनापति, सेना का पति। इसी तरह से जगतधार, जगत का आधार, ठीक है। इसी तरह से मतदाता, मत का दाता। इसी तरह से मान लीजिए जलधारा, जल की धारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जगत का नाथ, तो जगत का, जगन्नाथ मतलब जगत का नाथ। इसी तरह से प्राणदान, तो प्राणों का दान, तो ये सब क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरह से गोवध, गो का वध। इसी तरह से गोपालिका, गो की पालिका। इसी तरह गोपाल, गोपालक, तो गो का पालक, गाय का पालक करने वाला। इसी तरह से दृष्टिकोण, तो दृष्टि का कोण। इसी तरह से प्रेमोपहार, प्रेम का उपहार। प्रेम और उपहार क्या हो जाएगा, आ उ मिलेगा, ओ बन जाएगा, कौन सी संधि होगी उसमें, कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी, प्रेमोपहार। इसी तरह से पुष्पांजलि, पुष्प की अंजलि। इसी तरह से ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली। इसी तरह से नर श्रेष्ठ, नगर सेठ। इसी तरह से नगर सेठ, तो क्या हो जाएगा, नगर का श्रेष्ठ, नगर का सेठ। इसी तरह से राजदूत, तो राजा का दूत, राजदूत क्या हो जाएगा, राजा का दूत। और देखिए इसमें दुख सागर, तो दुख का सागर। राजकुमार, तो राजा का कुमार। देशभक्त, देश का भक्त, ठीक है। अब आइए देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में किसी चीज का किसी स्थान पर होना पाया जाए, इसमें जो है में पर आता है, कौन आता है, में पर और में पर। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, आपको हमने एग्जाम्पल दिया था, ये क्या हो जाएगा, में पर। आपको हमने क्या एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए छत पर बंदर है, तो छत पर बंदर का होना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका
अधिकरण तत्पुरुष समास। जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति का होना पाया जाए वो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब फिर देखिए जैसे वृक्षारूढ़, 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 वृक्षारूढ़ मतलब वृक्ष पर आरूढ़, वृक्ष पर आरूढ़। इसी तरह से आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, आत्मविश्वास मतलब आत्मा का विश्वास। आत्ममग्न, आत्मा में मग्न। सुखमग्न, सुख में मग्न। ठीक है, कहाँ सुख का होना पाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। इसी तरह से कवि शीर्षस्थ, कवियों में शीर्षस्थ। इसी तरह से कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ, कर्मनिष्ठ क्या हो जाएगा, कर्म में निष्ठ। इसी तरह से देखें तो क्या हो जाएगा, कविराज, कवियों में राजा। कर्मरथ, कर्म में रथ। ठीक है, हवाई यात्रा, हवा में यात्रा। सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, बता सभी लोगों में श्रेष्ठ। सर्वोपरि, सर्व में ऊपर। समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह किए, नर है जो उत्तम, तो विशेषण विशेष का भी संबंध है। और नर है जो, जैसे है जो हम लगाए वैसे ही क्या हो गया, कर्मधारय समास। समास विग्रह के आधार पर ही समास को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार। वाकपटु, वाक का पटु, ये वाक में पटु क्या हो जाएगा, वाक में पटु। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। तीर्थाटन, तीर्थ में अटन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। मनमौजी, मनमौजी, मनमौजी मतलब मन में मौजी, मनमौजी, मन में मौजी। इसी तरह से हरफन मौला, हर फन में मौला, हरफन मौला पूछा भी गया, हरफन मौला, हर फन में मौला। मनोजय, मन पर जय। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। इस तरह से ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अब एक बार फिर से हम देख लें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास शुरू किए थे। तत्पुरुष समास हमने बताया था कि वास्तव में तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वो उसको हम कारक धारिता तत्पुरुष समास भी कहते हैं। कारक धारिता, कारक धारिता मतलब जो कारक को धारण करता है, कारक चिन्हों को धारण करता है। अभी देखें हम कारक पढ़े आज पूरा। कारक में क्या था, हमने कहा था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जब अन्य शब्दों के साथ जो शब्द आते हैं संबंध स्थापित करने के लिए, वही क्या है, कारक चिन्ह है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ ने को जो हमने हटा दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब इस अर्थ का अनर्थ होने लगता है, जो अर्थ चाहें आप वो निकाल सकते हैं। राम रावण मारा मतलब थर्ड पर्सन कोई आया, राम रावण को मार कर चला गया, या राम ने रावण को मारा, या रावण राम को मारा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, राम रावण मारा। ठीक है, तो ये हम पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कारक मुख्यतः हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से, है कि नहीं, और संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर विषय में, और संबोधन हे अरे आदि, ये हमने पढ़ा था, है कि नहीं। तो ये अब इसी के आधार पर ये जो है हम 6 प्रकार में इसको बांटा। भी ऊपर वाला हमने छोड़ देता, कर्म छोड़ देते हैं, और कौन छोड़ देता है, संबोधन छोड़ देते हैं। बाकी 6 प्रकार जो व्याधिकरण तत्पुरुष को बांटा था, और इसी कारक चिन्हों के आधार पर इनकी पहचान भी की जाती। तो बहुत आसान है, आप बढ़िया से पढ़िएगा, इसको देखिएगा एक एक पॉइंट, और फिर हम लोग मिलते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। सबसे पहले तो हम इसके अन्य जो उपपद हमने किया था इसका, जो इसका हमने उप विभाजन किया था, उप विभाजन मतलब अलग से जो विभाजित किया था, गौड़ विभाजन किया था, उसको पहले पढ़ेंगे। तो गौड़ विभाजन में हमने बताया था कि नए तत्पुरुष एक महत्वपूर्ण है, और दूसरा क्या है, मध्य पद लोपी। नए तत्पुरुष में क्या होगा कि नकारात्मकता का भाव आएगा। नकारात्मकता मतलब कि नकारात्मक शब्द आगे होंगे, जैसे अबोध है। अब वहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये अव्ययी भाव समास नहीं है, कौन समास है, नए तत्पुरुष समास है, कैसे हैं, ये बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं, तब तक के लिए।